नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 12 मार्च 2005 और जन्म का समय है दोपहर 12:21 का। जन्म का जो स्थान है वो बिलासपुर है, छत्तीसगढ़। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। शनिवार का दिन, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को चंद्रमा बेहद कमजोर होते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म, ब्राह्मण वर्ण, देवगण, मीन राशि, जल तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। मीन राशि, लग्नेश बुध, राशिश गुरु, दोनों शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के दशम में, दशमेश का सुख में, सुखेश और दशमेश ने आपस में परिवर्तन किया है, यानी लग्नेश और यहां पर दोनों केंद्रों के स्वामी गुरु और बुधि होते हैं। अब गौर करिए, इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र, जो कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। 27 अंश पर सूर्य हैं और 23 अंश पर शुक्र। शुक्र यहां पर अस्त स्थिति में है, परंतु मैंने बताया था कि शुक्र, बुध और शनि, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अस्त होकर के भी अपना प्रभाव नहीं खोते हैं। इस बालक को वर्तमान समय में शुक्र की ही दशा प्रारंभ हुई है, जो कि अगले 20 साल की है। शुक्र में अभी शुक्र का अंतर चल रहा है। अब आगे आइए, इस कुंडली को जरा समझने का प्रयत्न करिए। लग्न में आप शनिदेव को देख रहे हैं, जो कि वक्र अवस्था में है। देव गुरु बृहस्पति भी इस कुंडली में वक्र अवस्था में है, और मंगल, जो कि षडबल में सबसे बलवान ग्रह है मृत अवस्था में। लेकिन चूंकि आप चलित जाकर के देखेंगे तो मंगल अपनी उच्च राशि का, और नौमांश देखेंगे तो मंगल धनु राशि का फल दे रहे हैं। षडबल में सबसे बली इस कुंडली में मंगल ही आपको दिखाई पड़ेंगे। शनिदेव का लग्नगत होना आप जानते हैं, चाहे शनिदेव भले भाग्येश हैं, परंतु लग्नगत है तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना होगा कि जातक के प्रत्येक कार्य को वो विलंबित करेंगे। और मंगल अपना प्रभाव, पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी, चिड़चिड़ापन। मिथुन लग्न के जातकों में चिड़चिड़ापन वैसे तो होता ही होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ये उनके स्वभाव में होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शनि मंगल आमने सामने हो तो ऐसा जातक टेक्निकल माइंडेड होता है, दिमाग उसका बड़ा तीव्र होता है। जन्मजात में कहा करता हूं ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब गौर करिए कि जातक की कुंडली में राहु, चंद्रमा और बुध आप देख रहे हैं कुंडली के दशम में, जहां पर बुध नीच राशि में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट है तो यहां पर चंद्रमा और गुरु का आमने सामने का संबंध गजकेसरी योग का भी है। और सूर्य, जो कि भाग्य के कारक होकर के भाग्य कारक होते हैं, भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं। भाग्य कारक देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं, लेकिन जाकर के बैठे हैं कुंडली के नवम में। अब एक चीज गौर करिए कि केंद्र के सारे घरों में आपको ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की कुंडली को जब आप चलित में जाकर के देखेंगे तो आपको अलग ही चीज दिखाई पड़ेगी। शनि, जो कि द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, गुरु और केतु, जो कि पंचम का फल दे रहे हैं, मंगल, जो कि अष्टम का फल दे रहे हैं, और सूर्य शुक्र, जो कि चंद्रमा के साथ संबंध बना करके, बुध के साथ संबंध बना करके दशम का, और चंद्र राहु एकादश का फल दे रहे हैं। यानी हर ग्रह अपने से आगे वाले भाव का चलित में फल दे रहा है। एक पॉइंट यहां जरूर गौर करने वाली है। जन्म कुंडली में जब कुंडली का सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह सबसे अधिक बली हो जाए तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। षडबल में सबसे बलवान मंगल दिखाई पड़ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी राज्य में राजा का विरोधी सबसे ज्यादा बली हो जाए तो सीधी सी बात है, वो राज्य काज को कभी ठीक से नहीं चलने देगा, उसमें बाधक बना रहेगा, संघर्ष कराएगा। इस बालक की कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति यह है कि शुक्र की दशा इसको अभी अभी प्रारंभ हुई है और 20 साल चलने वाली है। गौर करिए, उम्र का ये वही पड़ाव है जहां शरीर में शुक्र विकसित होते हैं। शुक्र का प्रभाव अब दिखाई धीरे धीरे पड़ने लगता है, और यही वो समय है जहां बालक को शुक्र की दशा आई है। यानी कुल मिलाकर के दशा और वर्तमान परिस्थिति दोनों को जोड़े तो स्थिति बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छा माना जाएगा। परंतु हमेशा यह ध्यान रखिए कि यही वो समय है जहां शुक्र का दुष्प्रभाव भी देखने को आता है। गलत दिशा, गलत लत, गलत आदत, गलत संगति, गलत मित्रता इत्यादि। चूंकि शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र का प्रभाव उम्र के इस पड़ाव पर बहुत ज्यादा है, सो भटकाव की संभावना कई 100% है।
कई 100%, जो कि अभी चलेगा। इस बालक के लिए भटकाव की स्थिति बहुत प्रबल होने वाली है। अब इस बच्चे की स्थिति को देखिए। इस बच्चे की राशि है मीन। शनिदेव लग्नगत बैठ करके चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, सो 7.5 अपना पूरा प्रभाव दिखाने वाली है। मानसिक अशांति और परेशानी होगी। चलिए, लग्नेश इस कुंडली में नीच उनका भंग हो गया है, 16 अंश पर हैं और नीचत्व भंग भी मान लेते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्टि यहां परिवर्तन योग में है। लेकिन यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, यह भूलना नहीं होगा कि शनिदेव की दृष्टि बुध पर पड़ना यह कतई ठीक नहीं है और गलत आदत, गलत संगति, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का चौथा भाव मित्र का है, मित्र भाव का स्वामी नीच का, हालांकि दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल रहा है, लेकिन वहां पर गुरु केतु के साथ बैठे हुए हैं, चंद्र राहु की दृष्टि। गलत आदत, गलत संगति की संभावना बहुत ज्यादा इस बालक के लिए अभी के क्षणों में दिखाई पड़ रही है। तो यहां पर माता पिता को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वैसे तो यह बालक देवगण का है, देवगण का होना अपने आप में बहुत ही अच्छा है, पर राशि है मीन और मीन राशि में भटकाव बहुत ज्यादा है। अब मिथुन लग्न की कुंडली को जरा समझने का प्रयत्न करिए। इस लग्न का व्यक्तित्व युवराज वाला है। मैं जो कहूं वो सब माने, अपने आप को सामने रखना। हालांकि यहां पर एक पॉइंट इनके घर वालों ने लिखा है कि बहुत धीरे और कम बोलता है। कुछ तो अच्छा है, कुछ खराब भी। चिड़चिड़ापन है और साहस की भी कमी है। पिता का सपना है कि बहुत अच्छा करे। क्या यह योग है कुंडली में? देखिए, मिथुन लग्न के पास महत्वाकांक्षा बहुत होती है, यह बात तो प्रबल है, चाहे भले बुध नीच राशि में हो, पर इस लग्न की महत्वाकांक्षा बड़ी जबरदस्त होती है। किसी भी व्यक्ति को जीवन काल में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आपके पास सपने हो, आपकी महत्वाकांक्षा हो। वो इस लग्न में ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। अब जबकि इस बालक के पास महत्वाकांक्षा है, पाने की चाह है और शुक्र की दशा इसको चल रही है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो योग तो है ही है। प्रयत्न करे ये बालक तो सफलता मिलेगी। अब लग्नेश नीच राशि में बैठे हैं तो संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो वैसे भी जीवन में किसी को कहां कुछ मिला है बिना संघर्ष किए। रही बात धीरे बोलने की और कम बोलने की, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। बस ये जरूर कहूंगा कि धीरे बोलना, कम बोलना बहुत अच्छा है, परंतु मंगल है बहुत बलवान और वो संबंध शनि से लग्नगत बना रहा है, जो विस्फोटक स्थिति भी बनाता है। बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अब इस कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, सूर्य इस कुंडली में 27 अंश पर मृत। कम बोलना, धीरे बोलना चलेगा, परंतु ये बात घर वाले, माता पिता, आसपास के लोग सदैव ध्यान रखें कि ये जातक गलती से भी डिप्रेशन का शिकार न हो जाए। याद रखिए कि महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। शनि कोई काम वक्त पर होने नहीं देंगे, मंगल पेशेंस नहीं रखेंगे और विस्फोटक योग में जातक कई बार जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेता है, कई बार स्वयं को नुकसान पहुंचाने का भी कदम उठा लेता है। जैसे शनि भाग्येश हैं तो वो अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होकर के लग्न में बैठकर षष्ठेश मंगल की दृष्टि से वो दृष्ट हो रहे हैं। तो कोई गलत कदम ये बालक न उठा ले, इस बात का भी ख्याल रखना है। एक और बात, कई बार ऐसे जातकों के जीवन काल में देखा गया है, सूर्य शुक्र की युति है, कुछ परेशानियां मैंने महसूस की हैं इस कुंडली में, जो आगे चल करके इस कुंडली के लिए मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, परंतु वो बात दूर की है। जब आएगी तो उसका निदान ढूंढा जाएगा। पर कई बार ऐसे जातक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गलत संगति, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। उससे अभी से इस बालक की सुरक्षा करनी है। देखिए, ये बालक सुरक्षित रहे, कम बोले, एकाकीपन में रहे, कोई समस्या नहीं है। लग्न इस बालक का मिथुन है। कम बोलना और एकाकीपन इसको वैसे तो इनके जीवन में होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं सामूहिक ही चीजें ढूंढते हैं, भीड़भाड़ ही इनको पसंद आती है। हाँ, जहां इनके मन की न हो वहां ये ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, वहां से हट जाना पसंद करते हैं या दूर रहना पसंद करते हैं। इनको सदैव वही जगह अच्छा लगता है जहां ये केंद्र बिंदु बने और मन के लायक हो। अब चूंकि इस बच्चे की कुंडली में सूर्य षड्बल में है, ठीक ठाक, मंगल के बाद दूसरे बलि ग्रह हैं, लेकिन डिग्री वाइज अगर आप देखें तो सूर्य मृत अवस्था में है, तो ये आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करता है। इसके चलते कई बार आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। इस बालक के सूर्य को बलि कराना होगा, बुध को भी कुछ हद तक ठीक करने का उपाय करना होगा। अब अगर आप गौर करें तो इस कुंडली में मैं बार बार एक ही पॉइंट पर पिन करूंगा और वह है शुक्र। ये ध्यान रखिएगा कि इस कुंडली का मुख्य ग्रह भी शुक्र है और शुक्र के बलबूते, क्योंकि बहुत सही समय में, देखिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को
जीवन में बुलंदी छूने के लिए उसके नवों के नवों ग्रह काम कर रहे हों, या नवों के नवों ग्रहों का प्रभाव उसको मिल रहा हो, एक अच्छी स्थिति पाने के लिए, एक अच्छी सफलता पाने के लिए, बुलंदी को छूने के लिए एक सही समय में सही ग्रह की दशा एक मिल जाए, बस उतना ही काफी है। इस बालक को तो 20 साल की दशा मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रश्न है कि इंजीनियरिंग करना चाहता है, तैयारी अच्छी चल रही है, क्या सफलता के योग है? और अभी शुक्र की दशा इन्होंने बताया कि चल रही, बिल्कुल चल रही है। और इसकी कुंडली के लिए मैं भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे जातक इंजीनियर होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मिथुन लग्न है, इस लग्न के जातक कंसल्टेंट होते हैं। जैसे जैसे ऐसे जातकों की उम्र बढ़ती है, इनका जो मुख्य स्वभाव है, जिसमें इनको दिलचस्पी आती है, क्योंकि क्या है कि बुध लग्न के स्वामी होते, बुध कौन है? बुध वाणी है। और सप्तम यानी व्यापार और कर्म के स्वामी कौन है? तो देवगुरु बृहस्पति हैं और सुखेश बुध है। तो ऐसे जातकों को सुख भी वाणी के कारण, और कार्य क्षेत्र की बात करूं तो देवगुरु यानी ज्ञान को बेच करके ही मिलती है। तो ज्ञान से संबंधित कार्य करना, इसीलिए ज्यादातर इस लग्न के लोग लेखक, प्रकाशक इत्यादि, बुध के क्षेत्र में ही सब आता है, लेखक बनना, प्रकाशक बनना, एक्टर बनना इत्यादि। तो इस जातक की कुंडली के हिसाब से वैसे तो हर वो फील्ड जहां कंसल्टेंसी इत्यादि हो, लोगों को ज्ञान देना हो, परामर्श देना हो, उस फील्ड में इस जातक की रुचि भी जागेगी और उसमें इसकी दिलचस्पी भी होगी, इसको उसमें सफलता भी मिलेगी। परंतु वैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में भी इस जातक के जबरदस्त सफल होने के योग हैं। एक पॉइंट और है, अभी इस बालक को 7.5 शुरू हो गई है। अब 7.5 भी मानसिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है 7.5, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो डिस्टर्ब करने वाला काम करेगा। तो यहां पर जरा सा माँ बाप को ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं ये बालक मानसिक रूप से बहुत अशांत न हो। जन्मांक और नवमांश दोनों में ही बुध शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चे आत्महीनता का भी शिकार हो जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये बालक आत्महीनता का शिकार न हो। बाकी इंजीनियरिंग करने के योग हैं, सफलता के योग हैं, सरकारी नौकरी के योग हैं, या प्राइवेट सेक्टर में, भारत में या विदेश में, कहाँ नौकरी के योग है। स्वदेशपति कर्म में विदेशपति जाकर के कुंडली के भाग्य में, और परमानेंट विदेशपति लग्न में। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पर सदा के लिए विदेश चला जाइए बालक, बहुत अच्छा है। अब बारी आती है सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी के बहुत पक्ष में इस कुंडली के लिए नहीं हूं, प्राइवेट सेक्टर और फिर विदेश। 20 साल शुक्र की दशा चलेगी इस बालक को। अभी घर परिवार सक्षम हो तो पंचमपति बनते हैं शुक्र, जाकर के कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग भारत में कर ले, और कोई MBA वगैरह करने के लिए या कुछ और करने के लिए ये विदेश चला जाए, तो विदेश भेज दीजिए, वहीं जाकर के शिक्षा पूरी करे। अगर आप लोग सक्षम हैं घर परिवार वाले, और सदा के लिए फिर वहीं पर रुक जाए। इस बच्चे की जिंदगी वहां ज्यादा बेहतर ढंग से चलेगी। देखिए, संघर्ष रहेगा। यहां गौर करिएगा कि शनिदेव भाग्येश हैं, परंतु शनिदेव अष्टमेश भी हैं, और अष्टमेश का उनको दोष, शनिदेव को अष्टम का दोष नहीं होता, सूर्य मुख्यतः सूर्य को नहीं होता, क्योंकि शनि अष्टम के कारक हैं, आयु के कारक हैं। पर फिर भी वो लग्नगत जाकर के बैठे हैं, तो लग्न पूरब है और वो पश्चिम के कारक हैं, सो लग्न में जाकर के जीवन काल को अस्त व्यस्त कर देते हैं, संघर्षमय बना देते हैं। लेकिन अगर हम व्यक्तित्व को ही पश्चिम में पहुंचा दे तब तो पाश्चात्य देश, हम विदेशों को क्या कहते हैं? पाश्चात्य देश। तो अगर हम जातक को पाश्चात्य देशों में भेज दें तो वहां पर इसका व्यक्तित्व निखर आएगा, वहां पर यह अवश्य सफलता का मार्ग बना लेगा। तो विदेश भेज दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। शादी कब और किस दिशा में होगी, विलंब से या जल्दी, क्या अच्छा है? विलंब ही ठीक है, क्योंकि सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि, 2 विवाह का प्रबल योग इस कुंडली में बना हुआ है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए मैं कहा करता हूं कि विवाह के प्रारंभिक 3-4 वर्ष, विशेषकर 3 वर्ष तो ऐसे होते हैं जहां बहुत ज्यादा उनको संघर्ष होता है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते। ये तो हर घर में होता है, मिथुन वालों का थोड़ा ज्यादा होता है, धनु वालों का थोड़ा ज्यादा होता है। कारण क्या है कि ये विद्यार्थी है और ये गुरु है। अब गुरु विद्यार्थी एक दूसरे के पूरक है। देखा जाए तो एक विद्यार्थी का महत्व ही तब होता है जब वो गुरु के सानिध्य में हो, और एक गुरु का महत्व ही तब होता है जब उनके पास विद्यार्थी हो। तो ये विद्यार्थी है, युवराज है, और विद्यार्थी भी कैसा, युवराज है। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं कि जो टीचर कहे वो मान ले, और दूसरा राजा का लड़का कि भाई जैसा वो चाहे वैसा टीचर को सोचना पड़े। अब ये दोनों अपने अपने जगह पर तटस्थ खड़े रहेंगे, फलतः दोनों के बीच मतभेद होगा। हालांकि यहाँ पर गुरु और बुध का आमने सामने का संबंध रुद्र योग भी बनता है, जिसके चलते जातक को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। ये सब कुछ ठीक है, विवाह विलंबित ही करना ठीक होगा। चंद्रमा मंगल अगर यहाँ का भी फल दे रहे हैं तब भी उस आधार पर मांगलिक ही जातक को गिना जाएगा। जन्म कुंडली बाकायदा मिला करके और तब आप लोग विवाह करने की सोचिए। जन्म स्थान से उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में इस विवाह जातक का विवाह है। अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मांगलिक है जातक तो 28वें वर्ष
के बाद विवाह करिए, या कुछ लोग कहते हैं कि 28वें वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव नहीं रह जाता। देखिए, इस दोनों तथ्यों में कुछ ज्यादा मतलब महत्व वाली बात नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। पहले 28वां जो वर्ष है वो सामान्य शब्दों में अगर आप देखें तो हमारे यहां विवाह की परंपरा का अगर आप देखें तो कब तक थी, अगर शुरुआती दौर से गिने तो 12 वर्ष की अवस्था में बाल्यकाल में बाल विवाह होता था। हम और ऊपर बढ़े तो 18 वर्ष मान लीजिए, सरकारी समय के हिसाब से 21 साल है। तो अगर 18 या अगर संस्कृति के आधार पर देखें, बाल्यकाल में हमारे यहाँ जिसे विवाह होता था उसके आधार पर देखें तो दूसरे या तीसरे विवाह का समय जाकर के 28वें वर्ष में आ जाता है। सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस कुंडली में निसंदेह 2 विवाह के योग सीधे सीधे बन जाते हैं। नौमांश में सप्तम में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। वहां भी इस बच्चे की कुंडली में वहां शुक्र पाप मध्यत्व में है नौमांश में, तो दाम्पत्य जीवन कमोबेश इस बच्चे का नौमांश में भी साफ साफ मुझे दिखा रहा है कि ठीक नहीं है। तो आप विवाह थोड़ा लेट करिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप 28वें वर्ष का इंतजार करिए। अगर अच्छा कोई परिवार मिले, अच्छी लड़की मिले, आप 26वें वर्ष में करिए, परंतु कुंडली बाकायदा मिलनी चाहिए। इस कुंडली में विवाह विच्छेद के योग हैं, कारण और भी कुछ है, जैसा अभी मैं इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं समझता। कुछ पॉइंट तो मेरे दर्शक और आप लोग भी समझ गए होंगे। शनि पर बुध की दृष्टि है, बुध पर शनि की दृष्टि बुध पर है, शुक्र यहां पर कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं वो फल उच्च का दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो पड़ रहे हैं कमजोर। नौमांश में भी वो पाप मध्यत्व में आ गए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, विच्छेद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराएगा। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी विवाह करना है आप 26 में करिए, 28 में करिए, 28 के बाद करिए, पर कुंडली मिला करके करिए। बिना कुंडली मिलाए विवाह बाकायदा कुंडली मिलाए कर देना इस जातक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। और जैसा मैंने कहा, इस बच्चे की कुंडली में 2 पॉइंट तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। ये डिप्रेशन का शिकार न हो, इसकी संभावना भी इसकी कुंडली में बहुत ज्यादा है कि डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। आगे आप लोगों ने पूछा भविष्य में धन की स्थिति कैसी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी। धन भावपति इस बालक की कुंडली के 10वें में, लाभपति जाकर के कुंडली के 7वें में, मंगल की दृष्टि धन भाव पर भी है और धनेश पर भी है। तो लाभेश धन भाव और धनेश दोनों को देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट लग्नेश के साथ धनेश बैठे हैं कुंडली के 10वें में। मैंने बताया था कि द्वितीय पति यदि 10वें में बैठे तो ऐसा जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां खाने को न हो तब भी बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। और चलित देखने से पता चल ही रहा है कि मंग चंद्रमा लाभ का फल दे रहे हैं। फलतः धन की स्थिति इस जातक के जीवन काल में कहीं कोई कमी बिल्कुल नहीं है। धन वगैरह को लेकर के तो आपको सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो धन के दृष्टिकोण से तो आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। धन, सफलता सब कुछ है। इस कुंडली में जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो इसके दाम्पत्य का है, और बाकी का मैंने कह दिया। इस बालक को बाहर भेजने की तैयारी करिए, विदेश चला जाएगा, इसकी जिंदगी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अंत में आपने लिखा है कि मूल की शांति हमने जन्म के समय करवाई थी, बाकी जो आपको उचित लगे। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बच्चे की कुंडली अच्छी है। मुझे इस कुंडली में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती, और मैं कमी क्या दर्शाऊं, हर कुंडली में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। इस कुंडली में अभी 7.5 शुरू हुई है, और ये बालक पढ़ाई में अब अपनी उच्च कक्षा की ओर बढ़ना शुरू हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब कक्षा का दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो माँ बाप कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था, अब क्या हो गया। देखिए, कंपटीशन तो यहीं पर आकर के शुरू होता है ना। इससे पहले रोटी की समस्या तो नहीं थी, तब आप व्यवस्थित कर ही रहे थे। जैसे जैसे बालक ऊपर बढ़ता है उसके ऊपर दबाव बढ़ता है, अगल बगल पास पड़ोसी सबको देखा जाता है, उनसे कंपेयर किया जाता है, वहां कई बार बच्चा कमजोर पड़ जाता है। इस बच्चे के साथ ऑलरेडी इसके पास महत्वाकांक्षा है। माता पिता का एकमात्र काम हो, हाँ अब गलत मार्ग पर जाए तो रोकना तो माता पिता का काम है ही, परंतु इसके आत्मविश्वास को, आत्मबल को आप लोग बढ़ाइए। अगर माता पिता इस बच्चे के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है इस बच्चे के आत्मबल को बढ़ाना। इसके आत्मबल को बढ़ाने का काम आप लोग करिए, आत्मविश्वास दिलाइए इसके अंदर। बस ये काम आप कर लीजिए, आपको इस बच्चे के लिए और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर इस बच्चे की कुंडली में अभी 7.5 शुरू हुई है, तो हनुमान जी की आराधना अभी से शुरू कराइए। इससे प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए इस बालक को भेजिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के ऊपर ये दूध अर्पित करें, ताकि इसकी कुंडली में चंद्रमा जो कि पीड़ित हो रहे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट, वो कहीं ना कहीं, चूंकि शुक्ल पक्ष के तृतीया का चंद्रमा है, चंद्रमा बेहद कमजोर है, जो कि मानसिक अशांति का प्रबल कारण है। तो शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाए, उससे भी इस बच्चे को थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। आत्मविश्वास में बल आएगा तो धीरे धीरे चीजें खुलने लगेगा। चिड़चिड़ापन इसका बहुत अधिक बढ़ रहा हो, क्रोध अधिक बढ़ रहा हो, तो इसको इसके हाथ हो मंगलवार के दिन, अथवा ये सोया हुआ हो तो मंगलवार के दिन
सोए में इसके ऊपर से लाल मिर्च जो होता है 7 ऐसा लेकर के उबार करके जल में जाकर के प्रवाहित करिएगा, या इसके हाथ से भी ऐसा आप करवा सकते, खुद के ऊपर से घुमा करके जल में प्रवाहित करें, तो इससे इसके क्रोध में अंतर आएगा। या मसूर की दाल जो है हाथ से इसके मंगलवार के दिन जल में प्रवाहित करवाइए, तो उससे भी थोड़ा राहत मिलेगा और क्रोध पर अंतर आ जाएगा। बाकी सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाइए ताकि इस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आए। सूर्य मृत अवस्था में है और सूर्य के बिना बली हुए जीवन में सफलता हासिल करना संभव नहीं है, तो वो करवा लीजिए। और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना इस बालक से बाल्यकाल से ही करवाइए, क्योंकि बुध इसका कमजोर पड़ रहा है, मंगल बली और बुध कमजोर, तो बुध को बलवान कराना अत्यंत आवश्यक है। बुध जब बली होगा तभी जातक के जीवन काल में सब कुछ सही होगा। तो बुध को बलवान कराने के लिए गणेश जी की आराधना करवाइए, गणेश जी के मंदिर में ले जाइए बालक को, गणेश जी का दर्शन कराइए। ये सब पूजा पाठ से संबंधित छोटे छोटे उपाय हैं जिससे इस बालक के जीवन से यदि जोड़ दिया जाए तो इसकी जिंदगी निसंदेह पटरी पर आ जाएगी और बहुत अच्छी बीतेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूं आपने जब जितने भी लगभग प्रश्न पूछे थे सबका मैंने जवाब दे दिया। बाकी अब बारी मेरे दर्शकों की आती है। आप इस जन्म कुंडली से संबंधित यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।